सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माँ ज्ञान भारती ग्रुप ऑफ एजुकेशन अंता में आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। हम पूर्ववर्ती वीडियो में पाल वंश राष्ट्रकूट वंश के बारे में आपको अच्छी तरह समझा चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की। गुर्जर प्रतिहार वंश की। तो देखिए आप, इस राज्य की स्थापना नागभट्ट प्रथम के द्वारा नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? नागभट्ट प्रथम के द्वारा। कब की गई? 725 ईस्वी में। ठीक है। और कहां की गई? गुजरात के अंदर की गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम के द्वारा 725 ईस्वी में गुजरात के अंदर की गई। इस कारण ही इस वंश का नाम गुर्जर प्रतिहार वंश पड़ा। ठीक है, आगे देखो आप। नागभट्ट प्रथम बड़ा वीर था। उसने सिंध की ओर होने वाले अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक क्या किया? सामना किया। मतलब सिंध प्रदेश की ओर से जब अरबों का आक्रमण हुआ, उसका सफलतापूर्वक सामना किया किसने? नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है। वत्सराज इस वंश का पहला शासक था जिसने सम्राट की पदवी धारण की। ठीक है। वत्सराज, याद रखिएगा, वत्सराज पहला शासक था जिसने सम्राट की पदवी धारण की। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का कौन सा शासक था जिसने सम्राट की पदवी धारण की। ठीक है, वो था वत्सराज। और मैंने आपको जब राष्ट्रकूट वंश पढ़ाया उस समय भी आपको बताया कि वत्सराज को जो है रणहस्तिन की उपाधि भी धारण है। रणहस्तिन की उपाधि भी धारण है। किसको? वत्सराज को। आगे देखिए आप। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी के लगभग गंगा की घाटी पर हमला किया। वत्सराज का पुत्र था नागभट्ट द्वितीय। वत्सराज के पुत्र का नाम क्या था? इसके पुत्र का नाम था नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट प्रथम ने तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। उसके बाद शासक वत्सराज बना जिसने सम्राट की पदवी धारण की। ठीक है। वत्सराज को रणहस्तिन की उपाधि से भी नवाजा जाता था। ठीक है। उसके बाद वत्सराज का जो पुत्र था उसका नाम था नागभट्ट द्वितीय, वह शासक बना। देखिए आप, नागभट्ट द्वितीय 816 के लगभग, नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया? 816 के लगभग गंगा की घाटी पर क्या किया? अधिकार कर लिया, या आक्रमण करके उसको उन प्रदेशों को जो है जीत लिया गया। ठीक है। गंगा की घाटी पर हमला किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ठीक है। और कन्नौज को उसने क्या बनाया? अपने राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है। और वह राजधानी को कन्नौज ले आया। नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से पराजित हुआ। मैंने आपको पूर्ववर्ती वीडियो में जब राष्ट्रकूट वंश पढ़ाया था तो उस समय आपको बताया कि नागभट्ट द्वितीय को, जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसका नाम था गोविंद तृतीय। उसने उसको क्या किया था? पराजित किया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नागभट्ट द्वितीय को पराजित करने वाला शासक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का गोविंद तृतीय। याद रखिएगा। पराजित हुआ। उसके वंशज कन्नौज तथा आसपास के क्षेत्रों पर 1018 से 1019 तक शासन करते रहे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? भोज। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहां से, कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? सबसे प्रतापी राजा भोज था। सबसे प्रतापी राजा कौन था? भोज। इसको अरबी यात्रियों के द्वारा, अरबी यात्री जो आए भारत में इसके शासनकाल में, उन्होंने इसको मीर भोज की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? मीर भोज की। याद रखिएगा, किसकी संज्ञा दी? अरबी यात्रियों ने भोज को मीर भोज की संज्ञा दी गई, या मीर भोज इसको कहा गया। किसको कहा गया? देखिए आगे। मीर भोज के नाम से जाना जाता है, जो नागभट्ट द्वितीय का क्या था? पौत्र था। नागभट्ट द्वितीय का क्या था? ये पौत्र। ठीक है। अरबी यात्री सुलेमान भी नागभट्ट द्वितीय के समय ही जो है भारत में आया था। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अरबी यात्री सुलेमान इसी के समय भारत आया। किसके समय? मीर भोज के समय या भोज के समय। अगला सम्राट महेंद्रपाल था। ठीक है। भोज के बाद अगला सम्राट कौन बना? महेंद्रपाल।
अगला सम्राट कौन बना भोज के बाद? महेंद्रपाल बना। महेंद्रपाल, तो महेंद्रपाल का जो दरबारी कवि था राजशेखर, उसने उसका दरबारी कवि था राजशेखर। राजशेखर के द्वारा कपूर मंजरी नाटक का क्या किया गया? कपूर मंजरी मतलब कहने का मतलब कपूर मंजरी नाटक लिखा गया। कहने का मतलब ये है कि मीर भोज के बाद में, अर्थात भोज के बाद में मीर भोज, तो इसको संज्ञा दी गई अरबी यात्रियों के द्वारा। और कहने का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि भोज के समय अरबी यात्री सुलेमान भी भारत में आया था। तो याद रखिएगा, अरबी यात्री सुलेमान। आपसे पूछा जा सकता है कि गुजर प्रतिहार वंश के कौन से राजा के समय अरबी यात्री सुलेमान भारत आया? तो आप याद रखिएगा भोज। और अरबियों, जितने भी अरबी यात्री आए उनकी यात्रा वृत्तांत में इसको भोज को मीर भोज की संज्ञा जो है दी गई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं महेंद्रपाल की। तो महेंद्रपाल के समय उसका दरबारी कवि था राजशेखर। किसने? दरबारी कवि ने राजशेखर के द्वारा कपूर मंजरी नाटक का जो है लेखांकन किया गया, उसको, या फिर उसको हम यूं कह सकते हैं, उसको लिखा गया। ठीक है, आगे देखो। राजशेखर का शिष्य और संरक्षक था महेंद्र का पुत्र महिपाल, राष्ट्रकूट राजा। महेंद्र का पुत्र, जो महेंद्र राजा था, उसका पुत्र महिपाल राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय से क्या हुआ? पराजित हुआ। ठीक है, अब महेंद्र के बाद जो है कौन राजा बना? महेंद्रपाल के बाद उसका पुत्र कौन बना? महिपाल, जो राष्ट्रकूट राजा क्या था? इंद्र तृतीय, उसके द्वारा पराजित हुआ। महिपाल के समय गुजर प्रतिहार राज्य का पतन होने लगा। महिपाल के बाद क्या होने लगा? जो महेंद्रपाल का पुत्र था महिपाल, उसके समय गुजर प्रतिहार वंश का धीरे धीरे क्या होने लगा? पतन होने लगा। मतलब वो अपने नष्ट होने के कगार पर पहुंचने लगा। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद राजाओं में कौन कौन राजा थे? अंतिम राजा गुजर प्रतिहार वंश के भोज द्वितीय, विनायकपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, महिपाल द्वितीय और विजयपाल ने 1013 ईस्वी तक अपने राज्य को कायम रखा। किस राज्य को? गुजर प्रतिहार वंश के राज्य को, अर्थात उसकी शासन सत्ता को जो है कायम रखा। महमूद गजनवी के हमले के समय कन्नौज का शासक राज्यपाल। अब याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि गुजर प्रतिहार वंश का कौन सा शासक था जिसके समय महमूद गजनवी ने मतलब भारत में पहुंचा? तो महमूद गजनवी के समय कौन था? महमूद गजनवी कौन था? राज्यपाल। गुजर प्रतिहार वंश का कौन सा शासक था उस समय? राज्यपाल था। ठीक है, आगे देखो। अब महमूद गजनवी ने हमला कर दिया, तो देखो आप, ये निर्बल और कमजोर शासक था, ये उसके सामने टिक नहीं सका और भाग खड़ा हुआ। और बाद की बात करते हैं हम, तो बाद में इसने महमूद गजनवी की जो है शरण में चला गया, या उसकी शरण धारण कर ली। विजयपाल 1013 ईस्वी तक अपने राज्य को कायम रखा। महमूद गजनवी के हमले के समय कन्नौज का शासक राज्यपाल था। राज्यपाल बिना लड़े भाग खड़ा हुआ। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। बाद में उसने महमूद गजनवी की जो है क्या कर ली? अधीनता या दास्ता धारण कर ली। ठीक है, इससे आसपास के राजपूत राजा बहुत क्या हुए? नाराज हुए। जो आसपास की जो अन्यत्र जो राज्य थे, उनके राजा थे, वह इससे राज्यपाल से क्या हुए? नाराज हुए। ठीक है, महमूद गजनवी के लौट जाने पर कालिंजर के चंदेल राजा गंड के नेतृत्व में राजपूत राजाओं ने उसे मार डाला। महमूद गजनवी के चले जाने के बाद कालिंजर का जो राजा था, राजा गंड, तो राजपूतों के नेतृत्व में क्या किया? राज्यपाल को मार दिया गया। और उसके स्थान पर कौन राजा बनाया? त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बैठाया। कन्नौज में गढ़वाल अथवा राठौड़ वंश का उद्भव होने पर 11वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश में बाड़ी के गुजर प्रतिहार वंश को सदा के लिए क्या कर दिया गया? उखाड़ दिया गया। सदा के लिए समूल रूप से क्या कर दिया गया? नष्ट कर दिया गया। गुजर प्रतिहार वंश के शासकों में अरबों को आगे नहीं बढ़ने दिया। कहने का मतलब सीधी सीधी बात है, जो अरब सिंध प्रदेश से जो अरबों के आक्रमण हुए थे, उनको समूल रूप से रोका रखा। कौन से वंश के राजाओं ने? गुजर प्रतिहार वंश के राजाओं ने। ठीक है,
अब बात कर रहे हैं हम चोल वंश की, उत्तरवर्ती चोल वंश की। तो इसमें आप देखिए ये उत्तर, ये प्राचीन दक्षिणापद, ठीक है, दक्षिणापद के 3 प्रमुख राज्यों में 3 प्रमुख राज्य थे, चोल, ठीक है, और क्या नाम से पांडे और चेरिया केरल। तो हम कह सकते हैं 3 प्रमुख राज्य थे, एक तो चोल और था एक पांडे और तीसरे नंबर का था चेर या केरल। ये दक्षिणापद के 3 प्रमुख राज्य थे, ठीक है। आगे देखो आप, अशोक के अभिलेखों में इस राज्य के वर्णन का स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ है। कहने का मतलब जब हम बात कर रहे हैं चोल वंश की, तो चोल वंश का जो है अशोक के अभिलेखों में, ठीक है, क्या हुआ है, स्वतंत्र राज्य का वर्णन हुआ है, ठीक है। अभिलेखों का अशोक के सर्वाधिक अभिलेख ब्राह्मी या प्राकृत भाषा में लिखे गए। मैंने अशोक जब आपको पढ़ाया तो आपको बता ही दिया, ठीक है। आगे देखो, चोल राज्य के निवासी तमिल भाषी थे। चोल राज्य के निवासी कौन सी भाषा बोलते थे, याद रखिएगा, चोल राज्य के निवासी कौन सी भाषा बोलते थे, तमिल भाषी। मतलब तमिल भाषा का उन्हें क्या था, पूर्ण रूपेण या अच्छी प्रकार से या भली भांति ज्ञान था, ठीक है। आगे देखो, उन्होंने तमिल भाषा में उच्च कोटि के साहित्य लेखन को प्रोत्साहित किया। तिरुवल्लुवर रचित, सबसे इंपोर्टेंट चीज, तमिल भाषा का जो साहित्य है मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें दिया गया है तिरुवल्लुवर, ये एक व्यक्ति है, इसने कौन सा साहित्य लिखा, कुरल। ये तमिल भाषा का महान साहित्य है। दक्षिणापद में चोल वंश के संदर्भ में जब हम पढ़ रहे हैं तो चोल वंश के वासी तमिल भाषी थे और सर्वाधिक लोग तमिल भाषा का प्रयोग करने के कारण तिरुवल्लुवर के द्वारा कुरल नामक का जो है तमिल साहित्य लिखा गया। याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। तिरुवल्लुवर के द्वारा कुरल साहित्य लिखा गया तमिल भाषा, ठीक है। आगे देखो, करिकाल लगभग 100 वर्षों तक 100 ईस्वी में चोल वंश का राजा हुआ। 100 ईस्वी में कौन बना राजा, 100 ईस्वी में कौन बना, करिकाल। सर्वप्रथम राजा कौन बना चोल वंश का, 100 ईस्वी में करिकाल नामक व्यक्ति राजा बना, ठीक है। उसने क्या किया, पुहार या पुगार नगर की स्थापना की। करिकाल के द्वारा पुहार या पुगार नामक नगर की स्थापना की। मतलब आपसे पूछा जा सकता है पुहार या पुगार नगर की स्थापना किसने की, तो करिकाल के द्वारा 100 ईस्वी में, ठीक है। पहला राजा बना चोल वंश का, उसके द्वारा पुहार या पुगार नगर की जो है स्थापना की गई। आगे देखो, उसने सिंघल से युद्ध किया। अब सिंघल कौन, सिंघल से तात्पर्य क्या है, श्रीलंका को सिंघल द्वीप कहा जाता है। श्रीलंका को सिंघल द्वीप कहा जाता है और सिंघल द्वीप के जो राजा हुए उन्हें सिंघल वंश भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखो आप, उन्होंने सिंघल से युद्ध किया और युद्ध बंदियों से कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबे बांध का निर्माण करवाया। कावेरी नदी पर उन्होंने क्या किया, 100 मील लंबे बांध का निर्माण कराया। वह चोलों की राजधानी को, चोल वंश की जो राजधानी थी उसको कहाँ ले गया, उरकपुर या उरियपुर से कावेरी पत्तन। चोल वंश की जो राजधानी थी उरकपुर, चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, उरकपुर या उरियपुर। तो चोल वंश के प्रथम शासक करिकाल के बारे में हम बात कर रहे थे। तो करिकाल ने 100 ईस्वी में वहाँ का राजा बना, ठीक है। उसने पुहार या पुगार नामक नगर की स्थापना की, वो भी मैंने आपको बता दिया। और हम बात कर रहे थे कि उरकपुर या उरियपुर जो चोल वंश की राजधानी थी उसको ये कहाँ ले गया, कावेरी पत्तम ले गया, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, सिंघल से युद्ध किया और युद्ध बंदियों से कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबे बांध का निर्माण कराया। वह चोलों की राजधानी थी, क्या नाम था, उरकपुर या उरियूर से कावेरी पत्तम ले गया। चोल राजा विजयालय के पुत्र उत्तराधिकारी आदित्य ने पल्लव नरेश अपराजित को हराया, ठीक है। पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था, चोल वंश का विजयालय, उसको पल्लव नरेश अपराजित को हराया। आदित्य के पुत्र परांतक प्रथम ने पल्लवों की शक्ति को क्या कर दिया, पूर्ण रूप से या समूल रूप से नष्ट कर दिया।
उसने पांड्यों की राजधानी मथुरा पर भी अधिकार कर लिया। याद रखिए कि पांड्यों की राजधानी क्या था, क्या थी? पांड्यों की राजधानी मथुरा, इसका नाम था मथुरा। याद रखिएगा, पांड्यों की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। चोल राज प्रथम ने संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिंगल द्वीप अर्थात श्रीलंका पर क्या करके अपने अधीन करके पूरे दक्षिण भारत पर एक छत्र सम्राट बन गया। याद रखिएगा, चोल वंश का राजा था राज प्रथम, ठीक है। अब सम्राट बन गया, उसने अपनी राजधानी तंजौर में भगवान शिव का, चोल वंश का राजा कौन था मैं आपको बताना चाहता हूं, राज प्रथम, राज प्रथम। इसने क्या किया? इसका शासनकाल 985 से 1013 तक, 1083 तक, 1013 तक ईस्वी तक रहा। उसने क्या किया? संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिंगल द्वीप को अपने अधीन करके पूरे दक्षिण भारत पर एक छत्र सम्राट बन गया। उसने अपनी राजधानी तंजौर में, इसकी राजधानी क्या थी फिर? तंजौर में क्या किया? ये राजधानी थी किसकी? राज प्रथम की राजधानी तंजौर में क्या किया? तंजौर में देखो आप, तंजौर में भगवान शिव का राजेश्वर अर्थात बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। क्या बनवाया इसने? इंपॉर्टेंट कीजिए, तंजौर के अंदर क्या बनवाया? राजेश्वर राजेश्वर नाम का, या इसको हम बृहदेश्वर भी कहते हैं, बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। अब ये मंदिर किसको समर्पित था? भगवान शिव को। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, राज प्रथम के द्वारा इन सभी प्रदेशों को जीतने के उपरांत उसकी राजधानी तंजौर में राजेश्वर या बृहदेश्वर नामक का जो है मंदिर बनवाया। ये भगवान शिव को क्या था? समर्पित था। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम के पास क्या थी? नौसेना थी, शक्तिशाली नौसेना थी। कहने का मतलब, इसका पुत्र कौन था? राजेंद्र प्रथम। राज प्रथम के बाद शासक कौन बना? राजेंद्र प्रथम। ये जो था राज प्रथम का पुत्र था राजेंद्र प्रथम। इसने क्या किया? मतलब इसके पास शक्तिशाली नौसेना थी, शक्तिशाली, बहुत अच्छी नौसेना इसके पास थी, जिसने पेगु, मर्तबान तथा अंडमान निकोबार द्वीपों को जीता। उसने बंगाल और बिहार के शासक महिपाल से क्या किया? युद्ध किया। उसकी सेनाएं कलिंग पार कर गई। कलिंग कहाँ पर है? वर्तमान में भी उड़ीसा के अंदर, और भी जो है उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। और दक्षिण कौशल, बंगाल और मगध होती हुई गंगा तक पहुंची। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने क्या किया? इन सभी प्रदेशों को जीतने के कारण राजेंद्र प्रथम ने जो है गंगे कोंड की उपाधि धारण की। आपसे पूछा जा सकता है कि चोल वंश का कौन सा शासक था जिसने गंगे कोंड की उपाधि धारण की? तो याद रखिएगा, राज प्रथम का पुत्र राजेंद्र प्रथम, उसके पास शक्तिशाली नौसेना थी, मतलब जल सेना थी, और संपूर्ण दक्षिण भारत के प्रदेशों को जीतने के उपरांत इसने अपने आप के ऊपर गंगे कोंड की उपाधि इसने जो है धारण की। याद रखिएगा। और राज प्रथम के द्वारा तंजौर जो उसकी राजधानी थी, उसमें राजेश्वर या बृहदेश्वर नाम का भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद उसने गंगे कोंड की उपाधि धारण की। उसका पुत्र उत्तराधिकारी कौन बना? राजाधिराज ने चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ हुए कोपम के युद्ध में मारा गया। सोमेश्वर के साथ जो युद्ध हुआ कोपम का, उसमें मारा गया। राजेंद्र ने चालुक्यों का कुंडल संगम के युद्ध में परास्त कर पिछली हार का बदला लिया।
चोलों ने शीघ्र ही उत्तराधिकार में क्या हो गया, उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया। ठीक है। राजेंद्र कुलोत्तुंग की मां चोल राजकुमारी थी। जो राजेंद्र कुलोत्तुंग था उसकी मां कौन से वंशज की थी, चोल वंश की, और पिता चालुक्य राज्य का स्वामी था। इस प्रकार कुलोत्तुंग के चालुक्य चोलों के एक नए वंश की स्थापना हुई। उसने मतलब राजेंद्र कुलोत्तुंग ने जो है 40 वर्षों तक शासन किया। तो आपको मैंने आज गुर्जर प्रतिहार वंश और चोल वंश के बारे में बताया। इसमें आपको कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मेरे जो है फोन पर आप जो है बात कर सकते हैं सभी स्टूडेंट। और याद कीजिएगा आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।